हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम एक नई बुक आपके लिए लेकर आए हैं। अभी हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 68 जो प्रीलिम्स है उसके फॉर्म निकल चुके हैं, तो उसके लिए ही हम आपके लिए जो बीपीएससी की सामान्य अध्ययन की बुक है जिसमें पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास, उसके हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बिहार पीसीएस की जितनी भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं उस सब में पूछे गए प्रश्नों का एक अभूतपूर्व संकलन ये होगा आपके लिए और कहीं ना कहीं आपके रिवीजन के लिए और पेपर का पैटर्न क्या है उसको समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास और पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए मेहरगढ़ एक जगह है और ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में पाकिस्तान में स्थित है और लगभग 7000 ईसा पूर्व का इसको माना जाता है। और इसमें लगभग जो रफीक मुगल है पाकिस्तानी इतिहासकार, वो इसको लगभग हड़प्पा सभ्यता जब शुरू होती है यानी 3250 से इवन 3500 ईसा पूर्व तक भी इसका टाइम मानते हैं। तो मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट साइट है और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य। और कुछ हिस्टोरियन मैंने आपको बताया, रफीक मुगल जो पाकिस्तानी इतिहासकार हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव तक यानी 3250 या इवन 3500 तक भी इसका टाइम मानते हैं के मध्य मानव का बसाव क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित। देखिए अब अगर आए तो लहुरा देवी है संत कबीर नगर जिले में उत्तर प्रदेश के। यहाँ से हमें लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के पुराने चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके लिए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या था? ये मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमें लहुरा देव से कहाँ कितने साक्ष्य मिले हैं? लगभग 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर ये बताता है कि ये उससे पुरानी साइट रही होगी। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल ढिवा, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में बेलन घाटी है, वहां पर स्थित है, बेलन नदी के तट पर, जहां से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो देखिए जो ताम्र पाषाण युग है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, कॉपर स्टोन एज इसको बोला जाता है, कॉपर स्टोन एज, ठीक है, ये आप याद रखिए, कॉपर स्टोन एज इसको बोला जाता है। और ये सीधे-सीधे हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है कि कैलकोलिथिक एज किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें हम प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। मैंने आपको बताया सीयू क्या होता है? कॉपर, और इसको क्या बोलते हैं? स्टोन यानी पत्थर, तो कॉपर स्टोन एज। अगला देखते हैं, तीसरा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये देखिए हम मानते हैं इसमें लाल, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी को बोला जाता है, OCP, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। इसमें क्या होता था? लाल मृद भांड होते थे और उसके ऊपर काले रंग की हमें कहीं कहीं चित्रकारी, जैसे ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गए हमारे, ठीक है, ज्यामितीय आरेख हो गए, उसके अलावा कुछ फ्लोरल पैटर्न हमें इसके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग करते थे या निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का उपयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। जब मैच्योर हड़प्पन साइट आती है हमारी, तब उसमें हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाली बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड, जो मैंने आपको बताया। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? प्रोटो हिस्टोरिक एज। यानी देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या होती है? ऐसा काल वो होता है जिसमें हमारे पास लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन इतिहासकार उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो उसका यूज आप इतिहास को डिड्यूस करने में नहीं कर सकते। आपके पास मुख्य स्रोत इसका क्या है? इसलिए हम बोलते हैं सिंधु घाटी का जो मुख्य स्रोत है वो हमारी पुरातात्विक खुदाइयां हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। जितने भी हमने किए हैं
विभिन्न विभिन्न साइट्स पर उत्खनन सरकार द्वारा चलाए गए हैं, वही इसका मुख्य स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर पाई गई लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं। और एक बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया था कि 10 चिन्हों वाला एक हमें जो पत्थर मिलता है वो कौन सी साइट से मिलता है, तो वो हमें धौलावीरा से पत्थर एक मिला है, जिसमें और इनकी मोहरों पर भी लोगों से लेपित चित्र आपको मिलते हैं, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें कोई लिपि नहीं होती। भारतीय इतिहास में 2500 बीसीई से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब नहीं, पूजा स्थल नहीं, कला और वास्तुकला ये भी नहीं। तो देखिए, जो पक्की ईंटों से बनी इमारत है, मैंने आपको बताया फायर बेक्ड ब्रिक इनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फायर बेक्ड ब्रिक। और देखिए बहुत ड्यूरेबल ये होती थी, इसीलिए अभी तक हमारे जो उत्खनन में साक्ष्य मिलते हैं उसमें ईंटों की कंडीशन आप देखेंगे काफी अच्छी है। तो ऑप्शन ए इसका होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों, ये है ना, पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। तो देखिए एक बार इससे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था, अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो याद रखिएगा स्नानागार नहीं है, द ग्रेट बाथ बोला जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है, इसको याद रखिएगा। ग्रेनरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी इमारत है, ना कि स्नानागार। इसकी सतह पकी ईंटों की है, जिसे जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है, जिससे वाटर सीपेज या पानी नीचे की तरफ नहीं जाता। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो देखिए लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थित एक साइट है। इसकी खोज देखिए 1907 में, आपको बता देता हूँ, इसकी खोज 1957 में, ठीक है, एस आर राव सर ने की है, ये आप याद रखिएगा। और ये भोगवा नदी है, भोगवा रिवर उसके किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं लोथल। हड़प्पी स्थल नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। इसे गोजीबाड़ा भी पूछता है कभी कभी। और लोथल में हमें देखिए एक स्त्री और पुरुष का बुरियल, स्त्री और पुरुष को साथ दफनाने के अवशेष भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा एक हाथी दांत का बना पैमाना, पैमाना याद रखिएगा, पैमाना भी हमें यहाँ से मिलता है लोथल से। आगे देखते हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। तो देखिए लोथल गुजरात में है, ये कहाँ पर है? चलिए पहले लोथल की बात कर लेते हैं, मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में अगर सबसे बड़ी हड़प्पन कालीन साइट पूछ ले, तो वो राखीगढ़ी ही है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी एरिया वाइज या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है। कालीबंगा में हमें क्या मिलते हैं, ये भी काफी पूछा जाता है। ये हमें यहाँ पे जुते हुए खेत के, जुता हुआ खेत हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कांच की जली हुई काली चूड़ियां मिलती हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर हवन कुंड भी मिले हैं कई सारे, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। लोथल हमारा ये गुजरात में स्थित है। खोज इसकी किसने की थी? एस आर राव सर ने, कब? 1957 में। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखिएगा। अगला, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्तंभ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो बनावली साइट है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है। जो बनावली साइट है ये भी हरियाणा में है। यहाँ से हमें टेराकोटा का हल एक बना हुआ प्राप्त हुआ है। देखिए हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। देखिए ये माना जाता है कि उन्हें हल से शायद वो खेती करते थे, क्योंकि हमें कालीबंगा से एक जुता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है, लेकिन हल जो थे वो मोस्टली लकड़ी के बने हुए थे, तो उनके अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि लकड़ी देखिए बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उसके अवशेष हमें नहीं मिले। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं? मैंने ऊपर बता दिया, किसमें? कालीबंगा में। और ये घग्गर हाकरा घाटी में स्थित है। आगे देखते हैं इसके बारे में। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोजीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, हमने ऊपर बात की। यहाँ पर हाथीदांत का पैमाना भी मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे या घग्गर हाकरा घाटी जिसको बोला जाता है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, मैंने ऊपर बताया था। और देखिए धौलावीरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में बटा हुआ था, देखिए सारे हड़प्पा के जो शहर थे वो केवल 2 भागों में बटे हुए थे, तो जो धौलावीरा है वो अकेला ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ था।
धौलावीरा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसकी खोज कब की गई है? इसकी खोज जेपी जोशी सर ने 1992 में की है, ये भी आप एक चीज याद रखिएगा। इसके अलावा धौलावीरा से ही हमें जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, पानी की जो संरक्षण की एक विधि है, उसके भी साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिलते हैं। तो धौलावीरा से इसके अलावा मुझे नहीं लगता और क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो ये आप चीजें याद रखिए। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से पकी हुई मिट्टी के हल्की प्रतिकृति मिली, इसको भी आप याद रखिएगा। और अगर एरिया वाइज सबसे बड़ी साइट पूछी जाए तो वो भी हरियाणा में स्थित है, क्या नाम है? राखीगढ़। ये सब चीजें आप याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए आर डी बनर्जी, ये तो हमारे संबंधित हैं मोहनजोदड़ो से। ये सब के एन दीक्षित नहीं, और दयाराम साहनी होंगे, दयाराम साहनी होंगे आपके। तो देखिए डी, जो वी ए स्मिथ है, ठीक है, वी ए स्मिथ यानी ये से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से आपके दयाराम साहनी संबंधित थे, और मोहनजोदड़ो से हमारे आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई है, 1922 में हमारे मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। हड़प्पा, चलिए अभी बताता हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी, मैंने आपको बताया डी आर साहनी भी इनको बोलते हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स यानी एम एस वत्स, ये भी यानी संबंधित है, ये उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने? राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी ने की। इनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के एन दीक्षित इसमें शामिल है, अर्नस्ट मैके, ऑरल स्टीन, ए एल घोष, जेपी जोशी, मैंने आपको बताया जेपी जोशी सर, ये संबंधित थे किससे? धौलावीरा की साइड से भी संबंधित है। आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद अवा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए हड़प्पा जो साइट है, एक बार पूछ लिया था, वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो हमारी मोहनजोदड़ो साइट है, वो हमारी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और चान्होदारो साइट भी हमारी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बोगुसकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए जो हमारा बोगुसकोई है, एशिया माइनर से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस एडिक्ट में कहीं ना कहीं ये दिखता है हमें, जो वेदों में हमारे देवी देवताओं का वर्णन है, वो देवी देवताओं के नाम हमें इसमें भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इंद्र हो गया, मित्र हो गया, इन सभी के नाम हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। एशिया माइनर से हमें ये मिली है। बोगुसकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवी देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। पहले देखिए बहुत सारी थ्योरी थी कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, जो बाल गंगाधर तिलक है वो मानते थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, कुछ कहते थे स्टेपीज से आए हैं, ठीक है, जो आपके ग्रासलैंड्स हैं सेंट्रल एशिया के। तो लेकिन अब जब से ये हमें बोगुसकोई एडिक्ट मिली है, इसके बाद ये सिद्ध हो गया था कि वो कहीं ना कहीं मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ से भारत में इन्होंने एंटर किया था। अगला देखते हैं 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया है। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे अब रावी नदी बोला जाता है, तो यहाँ पे रावी नदी के नाम से इसे आप जानते हैं। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पौरुषणी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत राजाओं के राजा सुदास ने 10 राजाओं के साथ एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुर्वासु आदि 5 लघु तथा 5 लघु जनजातियों को सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इनको हरा। आगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए जो नवा मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में हमको आपको पता है जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त इसका वर्णन किया गया है, जिसमें पहली बार हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र देखने के लिए मिलता है, वो इससे संबंधित है। 9वें मंडल में हमें सोम यानी जो वनस्पति के देवता है उसका हमें प्रमाण देखने के लिए मिलता है। टोटल ऋग्वेद में अभी बताता हूँ आपको, ठीक से बताऊंगा डिटेल में इसको। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। इसलिए देखिए सोम को आप वनस्पति का देवता या गॉड ऑफ प्लांट्स भी बोला जाता है। और ऋग्वेद के दशम मंडल में चारों वर्णों, मैंने आपको बताया पुरुष सूक्त जो मंत्र है उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। और देखिए जो मंडल है 10, उसमें ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 में जो सबसे पहले है वो पुराना है। जो पहले और 10वें मंडल है वो सबसे नए माने जाते हैं। दूसरे से और 7 तक जो मंडल है उनको हम बोलते हैं कि ये ऋषि, ये कहीं ना कहीं फैमिली बुक्स या पारिवारिक किताबें हैं, क्योंकि ये अलग अलग ऋषियों की फैमिली से संबंधित है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक बार पूछ लिया था कि गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो किससे है, तो वो हमारा तृतीय मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र या ऋषि विश्वामित्र जी ने की थी, और ये सावित्री को समर्पित है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और अगर बात करें टोटल कितनी इसमें हाइम्स है, तो इसमें 1028 मंत्र हैं। सबसे ज्यादा मंत्र किसको समर्पित है, सबसे ज्यादा मंत्र हमारे इंद्र को समर्पित है 250, उसके बाद अग्नि को समर्पित है 200 मंत्र, और उसके बाद वरुण को समर्पित है, उसके बाद लगभग काफी मंत्र उनको भी समर्पित है, 200 से कम नहीं। अगला, ऋग्वेद का संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ये देखिए मैंने आपको बताया था। 9वां मंडल, तो देखिए सोम और इसके पेपर नामकरण देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, मैंने आपको बता दिया, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, और रचना किसने की थी इसकी, किसको समर्पित है ये, सावित्री को, और रचना किसने की है, ऋषि विश्वामित्र। आगे देखते हैं। और हाँ, एक बार ये पूछ लिया था, जो ऋग्वेद की ज्ञाता जो पुरोहित होते थे उनको किस नाम से बोला जाता है, तो उनको देखिए होत्री। ठीक है, याद रखिएगा, होत्री, तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं वो। ठीक है, ये आप याद रखिए। निम्नलिखित, अगला देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो देखिए वैशेषिका जो है इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 6 हमारे 6 स्कूल हैं, टोटल 6 स्कूल होते हैं हमारे भारतीय दर्शन में, जिसमें कौन कौन से हैं। सबसे पुराना है सांख्य। ठीक है, सांख्य काफी इंपॉर्टेंट है। एक न्याय है, ठीक है, एक वैशेषिका है जो ये है, ठीक है, एक हमारा योग है पतंजलि का, ठीक है, एक मीमांसा है। तो ये सब हमारे टोटल 6, उसमें मीमांसा में 2 है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इसके इस दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य के कौन थे, कपिल। न्याय के अक्षपाद गौतम। योग के पतंजलि। ऐसे ही टोटल 6 हैं, मैं आपको बता चुका। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में नहीं, मगध में नहीं, वैशाली में नहीं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य बहुत फेमस है के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ नात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी बुकों में या पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी के सही जन्मतिथि 519 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व का है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी की उम्र जो है 599, तो ये आप याद रखिएगा, ये कर दी गई है। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और जो वैशाली है, वैशाली एक बार पूछ लिया था किस महाजनपद की राजधानी है, तो ये वैशाली वृज्जी महाजनपद, जो कि नेपाल की तराई बेल्ट में, भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर में स्थित था, उसकी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने देखिए 4 जो अनुव्रत थे वो किसने जोड़े थे, वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। उसमें ब्रह्मचर्य का जो 5वां अनुव्रत है, जब उसके बाद उसे हम महाव्रत बोलते हैं। ठीक है, महाव्रत 5 हो गए टोटल, तो ये किसने जोड़े थे, इसमें ये महावीर स्वामी ने जोड़े थे, ये आप याद रखिएगा। और जैन धर्म के बारे में और क्या बता सकते हैं आपको, कुछ और नई चीजें, जैसे 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। पहले कौन थे, ऋषभ देव या ऋषभनाथ, या उनको आदिनाथ भी बोलते हैं, तो ये फैक्ट इनसे रिलेटेड है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है, तो देखिए पावापुरी। और ये कौन से महाजनपद में था, मल्ल महाजनपद में स्थित था, याद रखिएगा, मल्ल। और मल्ल महाजनपद की 2 राजधानी थी, एक तो यही है और एक क्या मानते हैं, कुशीनगर। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ नात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। वज्जी मैंने आपको बताया, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरिया के समीप स्थित पावापुरी में उन्होंने शरीर त्याग दिया। और इसको क्या बोला जाता है, मैंने आपको बोला, मल्ल महाजनपद की राजधानी था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। ऑप्शन ए, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उन उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की।
11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर या गणधरास कहा जाता है इंग्लिश में, निम्न प्रकार के थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, कंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। अगला देखते हैं 20वां। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो देखिए जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व ये सबसे पुराने जैन ग्रंथ कहलाते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, जो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में ये हुई थी। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसने शिष्यों को 5 शिष्यों को दिया था। उनके नाम मैं आपको अपनी सीरीज में बता चुका हूँ। 12,000 क्वेश्चन की, आप प्लीज उसको एक बार पूरे, हमने 10 पार्ट उसमें प्राचीन भारत के अपलोड किए हैं, आप वहां पर भी जाकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसमें इसको इस बार ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा में भी पूछा गया था कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वो उसको किस मुद्रा में बोलते हैं? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा बोला जाता है। ये सारनाथ में स्थित है और वहां पर एक मृगवंथा या डियर पार्क वहां पर इन्होंने दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात अब 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वह केवल ऋषि पाटन, जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों को, जो मैंने आपको बताया, सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों दुख का अंत और उसके समाधान से संबंधित इसे 4 आर्य सत्य, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, संस्कृत में चतुर आर्य सत्य भी इनको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ है? इनका कुशीनगर में हुआ है। ये भी कहाँ पर स्थित था? ये भी मल्ल में स्थित था, मैंने आपको ऊपर बता दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और वे यहाँ से चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्त पिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा या कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यहाँ से 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। वेद ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक बार पूछा था, उनके जो घर छोड़ने की घटना है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। कौन कौन से पिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगति जो हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, उसमें कंपाइल किए गए। और जो लास्ट था त्रिपिटक का अभिधम्म पिटक, वो अशोक के जो शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आपका 250 ईसा पूर्व में, उसमें उनका संकलन किया गया था अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन है इसमें। और अभिधम्म पिटक, इसमें जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसके दार्शनिक सिद्धांत इसमें पाए जाते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किसमें मिलते हैं हमें? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म। तो देखिए, जैन धर्म यानी जो राइट नॉलेज है, राइट बिलीफ है और राइट कंडक्ट। ठीक है, 3 नॉलेज, बिलीफ और कंडक्ट, ये तीनों किसके प्रिंसिपल हैं? ये जैन धर्म के प्रिंसिपल हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो क्या होता है हमारा? बुद्ध, धम्म और हमारा तीसरा क्या होता है? हाँ, ये याद रखिएगा, है ना, ये बौद्धों से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या दी गई है और बुद्ध के मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए, आत्मदमन। बौद्ध धर्म जो कहता है वो कहता है आप मिडिल पाथ अपनाइए, अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए। लेकिन जो जैन धर्म है वो ये मानता है कि जो सेल्फ टॉर्चर है, जिसे हम सल्लेखना बोलते हैं, उसमें उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ तपस्या, बहुत कठोर तपस्या करनी, उसको जैन धर्म में माना जाता है। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में आत्मदमन का जो कॉन्सेप्ट है सेम नहीं।
गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को या मध्यमा मार्ग बोलते हैं पाली लैंग्वेज में का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम। तो देखिए इसका सी है, यानी तृतीय पंचम पीढ़ी का ये पेड़ है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शासंक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद 2 और बोधि वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसको हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरती हुई पत्तियों को छूने के ही उठाने का अधिकार है। केवल गिरी हुई पत्तियों को छूने के उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा, अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। 5वां 6ठी पीढ़ी दोनों इसके आंसर है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। तो ठीक है, हमें पता है अशोक और उसके जो ग्रैंडसन था दशरथ ने 2 पहाड़ियों पर टोटल 7 गुफाएं बनाई थी। 4 अशोक ने बनवाई थी कहाँ पर? बराबर हिल्स पर, और 3 दशरथ ने बनवाई थी नागार्जुनी पहाड़ी पर, और वो आजीवक धर्म संप्रदाय के लोगों को उन्होंने उपहार में दी थी ताकि वो वहां पर प्रवास कर सके। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया नागार्जुनी और कहाँ पर, ये नागार्जुनी और ये आपका बराबर हिल्स। ये बराबर हिल्स दोनों गया में है बिहार के। काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा गुफा, कर्ण चौपट गुफा और लोमस ऋषि गुफा, ठीक है, ये सभी गुफाएं वहां पर फेमस। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। इनको मक्खली पुत्र गोशाल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, याद रखिएगा, महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयीन। ऑप्शन ए। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी था। और मौर्य वंश के टाइम में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो यह इसने नई ऊंचाइयों को छुआ। अगला, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयीन द्वारा। हम ऊपर बात कर चुके हैं। हरियंक वंशीय शासक उदयीन। एक बार देखिए ये भी पूछ लिया था किस वंश के हैं? हरियंक वंश के। और हरियंक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने, याद रखिएगा, बिंबिसार ने। या उदयभद्र के शासन काल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदी के मध्य पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। हम बात कर चुके हैं बिंबिसार कौन था? यह हरियंक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हरियंक वंश का ये फाउंडर था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, शिशुनाग, ये शिशुनाग वंश का था। और जो उदयीन है वो हमने बात कर ली ऊपर, वही बार बार देखिए रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ किसके स्थापित किया था। जो लिच्छवी है, ठीक है, वैशाली में। और वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? ये वृज्जी महाजनपद की राजधानी था, याद रखिएगा, वैशाली। और कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल और भारत के बीच जो तराई बेल्ट है वहां पर यह स्थित है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था तथा, ठीक है, स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा एक बार और पूछ लिया था, इनमें से देखिए कौन, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा किसे हम कहते हैं लिच्छवी दौहित्र। बताइएगा आप मुझे, इनमें से किसे हम लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? ये तो मैं लिख देता हूँ, लिच्छवी दौहित्र। आप बताइएगा कौन है ये लिच्छवी दौहित्र, मुझे कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिए। कौन अपने आप को लिच्छवी दौहित्र बोलता है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध पहले कौन सी राजधानी थी? ये राजगृह थी। और यहाँ पर जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी यहाँ पर हुई है, याद रखिएगा। पहली बौद्ध संगति यहीं पर हुई है। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था।
जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यंक वंश से संबंधित था, जो मैंने आपको इधर बता दिया। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था मैं बता चुका हूँ आपको, हर्यंक, लेकिन इसने इसकी स्थापना नहीं की थी। स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने की है, याद रखिएगा। और अजातशत्रु का बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? उदयन था, जिसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यंक वंश संस्थापक बिंबिसार, मैंने बताया कि हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भी, ये वो नहीं है, ये अलग राजा है। ये वो राजा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन इसका भी आया था कि उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है, तो ये वो वाले उदयन है, ना कि उदयन जो पाटलिपुत्र के हैं, उनसे अलग है। तो याद रखिएगा। इसके बारे में देखिए, अजातशत्रु के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से वो कौन था जो जिसने अपने पिता को मारकर अपनी गद्दी धारण की तथा इसी कारण अपने बेटे द्वारा मारा गया, तो वो अजातशत्रु है। सेंड्रोपोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो याद है, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स कौन है पता है आपको? 1784 वाले ही है ये। ठीक है, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वही है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोपोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। देखिए, जो ग्रीक राइटर है वो अपने राइटिंग्स में सेंट्रोपोटस लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोपोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोपोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। ये क्वेश्चन भी देखिए आया हुआ है, याद कर लीजिए इस पॉइंट को। किसने सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है? तो जस्टिन ने, याद रखिएगा, जस्टिन ने। आपको देखिए ऑप्शन में प्लूटार्क भी देगा, एरियन भी देगा, क्योंकि ये बहुत फेमस इतिहासकार रहे हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिए। और किसको अमित्रोक्रेट्स या अमित्रघात बोला है? तो वो अजातशत्रु को अमित्रघात उसमें बोला गया है। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सन 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे पहले कोशिश किसने की थी, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में टोकरा और मेरठ से 2 पिलर वो लेकर आया था दिल्ली में, और उसने उनको सोने का स्तंभ कहा था, अशोक के स्तंभ को, क्योंकि उनकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो उनको डेसिफर करने में या उनको पढ़ने में असफल रहा। सफलता किसने प्राप्त की? 1837 में जेम्स प्रिंसप नामक अंग्रेज विद्वान ने अंग्रेजों के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों को देवनाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। ये थोड़ा सा वहां मिसलीडिंग हो गया था। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। और एक बार ये पूछ लिया था, मास्की के अलावा और किस अभिलेख में अशोक का नाम हमें देखने के लिए मिलता है? तो वो मिलता है हमें गुर्जरा। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा एक जगह है। ठीक है, गुर्जरा, गुर्जरा का अभिलेख, वहां पर हमें ये अशोक का नाम देखने के लिए मिलता है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, इसमें से कौन से शिलालेख ने अशोक को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो जो भाबरू है, ठीक है, भाबरू, ये विराट नगर आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में स्थित है भाबरू। यहाँ पर अपने आप को मगध का राजा ये बताता है। आगे, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, ऑप्शन डी। इसमें ये जो पाटलिपुत्र है, और ये भारत में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है, और पाटलिपुत्र के नगर विन्यास के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और इसने भारत के समाज को 7 विभागों में भी बांटा है, या 7 वर्गों में बांटने की कोशिश की थी, जो कहीं ना कहीं किसी कार्य के आधार पर था, और बाद में हिस्टोरियंस इसको मानते हैं कि ये कार्य के आधार पर था, ना कि जाति के आधार पर। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियाक्रस, आर्नेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मैग्नेस्थनीज थे। उनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको बताया, इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का भारत में राजदूत था। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा किया जाता था। इसमें कुल 6 समितियां होती थी, और हर प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। ठीक है, पहले बिक्री कर, विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी रोकने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। देखिए, बहुत एक्सट्रीम सजा है ये, और विकल्प भी जो है वो इसका सही है। मैगस्थनीज दूत तक इसका सेल्यूकस निकेटर का ऑप्शन है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य
सभा में भेजा गया था। यह यूनानी राजदूत था, ग्रीक किंग था, मैंने बोल दिया आपको पहले ही। वह इसके बुक अराकोसिया या इंग्लिश में बोलते हैं अराचोसिया, ठीक है, अराचोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। किसने इसकी हत्या की? पुष्यमित्र सूर्य। ये रहा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सूर्य द्वारा की गई थी। फिर इसने शुंग वंश की स्थापना की। इस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है इसमें, ये पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदमन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस शिला पर उत्कीर्ण है। उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति, स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसे रुद्रदमन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व पर अति सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो देखिए दशरथ। जैन धर्म के प्रति खारवेल। खारवेल का आपने सुना होगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इसने जो जैन धर्म के मतावलंबियों को उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं, वहां पर उनके लिए निवास स्थान भी बनवाए थे चट्टानों को काट कर। और एक बार और पूछ लिया था कि ये किसका था? ये महामेघवाहन वंश का या चेदी वंश का ये राजा था। और इसमें इसकी जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें ही हमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का नाम देखने के लिए मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अभी तक आया नहीं है कहीं, लेकिन देखिए कभी भी आ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले हमें भारतवर्ष शब्द का जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है, तो हाथी गुम्फा के अभिलेख में खारवेल। कलिंग का चेदी वंशी मैंने बता दिया। खारवेल प्राचीनतम भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में। कलिंग नरेश खालवेश का संबंध था। देखिए महामेघवाहन वंश मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। और इसमें जो है चेदी वंश का, क्योंकि देखिए दोनों माने जाते हैं तो इसलिए शायद ऑप्शन ई इसका माना जाएगा। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख। तो देखिए इसके ई होगा इसमें, क्योंकि एक से अधिक है। महामेघवाहन और चेदी वंश दोनों है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र को। और किसने इसको ये उपाधि दी है? एक बार ये पूछ लिया था, ठीक है। विंसेंट स्मिथ है, वी स्मिथ। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छे इतिहासकार हैं, ये बुक आप याद कर लीजिए। समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो इसके लेखक कौन थे? हरिशचंद्र थे, याद रखिएगा। और किसके सिक्कों पर हमें वीणा बजाते हुए राजा दिखता है? तो वो भी समुद्रगुप्त है। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो कौन सा है? वो हमारा भीतरी अभिलेख, याद रखिएगा, ठीक है। भीतरी अभिलेख कहाँ पर है? ये गाजीपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुआ। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता कौन था? खुशनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इससे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम से कई बार हूणों ने या उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ठीक है, किस प्रकार की भूमि को? तो जो बिना जोती हुई जंगल की भूमि होती थी उसे हम बोलते थे अपरहत, याद रखिएगा, अपरहत। ऑप्शन अपरहत, ये अच्छा, बहुत वेरी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नया क्वेश्चन है एकदम। तो अपरहत इसको कहा जाता था। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो, अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है या पद है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो इन्होंने 515 से 520 में इसकी यात्रा की। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 30 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हिंदुस्तान में बहुत फेमस क्या किताब है इनकी? सी यू की किताब है। हर्षवर्धन के समय की सर्वपूर्ण घटना चीनी यात्री हुएनसांग के
भारत आगमन की है, उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा का उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे चियूकी कहा जाता है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। इसमें हमें देखिए कश्मीर की हिस्ट्री देखने को मिलती है कल्हड़ की राजतरंगिणी में। इसमें देखिए 8 चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पाधा नी सा, तो इसे बोला जाता है, ये म्यूजिकल नोट्स की फॉर्म में लिखी गई है राजतरंगिणी, यानी रिवर ऑफ किंग्स। तरंगिणी मतलब रिवर, रिवर ऑफ किंग्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में, रिवर ऑफ किंग्स। और इसमें हमें कश्मीर की हिस्ट्री स्पेशली देखने के लिए मिलती है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र से प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी, और इनको भारत का मकियावेली भी बोला जाता है। चाणक्य को याद रखिएगा, भारत का मकियावेली भी इनको बोला जाता है, क्योंकि मकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, उसकी रचना कहीं ना कहीं चाणक्य से की अर्थशास्त्र की जाती है। दोनों ही स्टेट क्राफ्ट की बुकें हैं, दोनों स्टेट क्राफ्ट की बुकें हैं ये, तो आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मकियावेली बोला जाता है। और अर्थशास्त्र की मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो अर्थशास्त्र में देखिए टोटल 15 बुक्स मानी जाती हैं। हमें उसकी कुछ ही प्रतिलिपियां मिली हैं। 1904 में आर श्याम शास्त्री ने इसकी खोज की है, और इस 15 बुक्स को टोटल 180 चैप्टर्स हैं इसमें, और 15 बुक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो हमें बताता है किंग और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी राजा और उसका मंत्रिमंडल के बारे में। जो दूसरा पार्ट है वो हमें बताता है सिविल एवं क्रिमिनल लॉ के बारे में, यानी नागरिक और आपराधिक कानून के बारे में। और तीसरा भाग हमें बताता है वॉर और डिप्लोमेसी के बारे में, यानी युद्ध और कूटनीति के बारे में। ये आप याद रखिए। उदांतापुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? देखिए बिहार का जो बिहार शरीफ है, हाँ बिहार का बिहार शरीफ है, वहां पर यह स्थित है। और जो विक्रमशिला है वो भागलपुर में स्थित है। उदांतापुर को जिसे उदनापुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रसाद गोपाल ने की थी। अगर आपसे पूछ ले विक्रमशिला, तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, काफी सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसका, विक्रमशिला। तो इसकी स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा धर्म हमारा बौद्ध धर्म का कौन सा ब्रांच थी? यहाँ पर वज्रयान पढ़ाया जाता था, याद रखिए वज्रयान। आगे देखते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का तो इसका संस्थापक नान्यदेव थे, याद रखिएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देखिए बिहार का थोड़ा स्पेशल पूछ रहे हैं आप, हरि सिंह पहला। तो कर्नाट वंश मिथिला का रीजन था, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था, याद रखिएगा पंजी व्यवस्था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। देखते हैं, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो चुकी थी। तो देखिए धर्मशास्त्र के समय, जो धर्मशास्त्र का शास्त्र लिटरेचर का पीरियड है, उस समय पूरी अछूत की भावना, यानी अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल। इस समय धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। किसने? अगर आपसे पूछे किसने किया, तो पाणिनि ने आपका निर्वसित और अनिर्वसित, इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने गए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में, याद रखिए। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगठित सभा कुषाण के कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। और अश्वघोष ने कौन सी बुक लिखी है? बुद्धचरित। ये भी आप याद रखिएगा, मैंने बता दिया बुद्धचरित। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया, और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार है। विभाषा शास्त्र इन्हें कहा जाता है। उल्लेखनीय है, पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी।
द्वितीय बौद्ध संगति कालशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी थे। तीसरी कहाँ हुई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। कौन था? आपका मुगलीपुत्र तिष्या उस समय अध्यक्ष थे और वहां पर अभिधम्म पिटक की रचना हुई। और देखिए चौथी जो ये हम बात कर रहे हैं, यहीं पर ही बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पहले के थे महाकश्यप। इसके शासनकाल में हुई थी अजातशत्रु के 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? राजगिर या सप्तपर्णी गुफा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर ये हुई? राजगिर में सप्तपर्णी गुफा में ऊपर पड़ी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख नीचे है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको सुमेल करना है। जन्म सबसे पहले लुम्बिनी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। तो देख लीजिए एक का तीसरा, एक का तीसरा, एक का तीसरा एक में ही है, ऑप्शन 3 में ही होगा। आगे तो देखिए वही हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही है। आगे देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध, पीपल के पेड़ के नीचे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बन गया। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में इनको देवता का स्थान प्राप्त हुआ। मैं आपको बता चुका हूँ, जो चौथी बौद्ध संगति होती है वहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। जो महायानी होते थे या महायानिस्ट होते थे इंग्लिश में, वो भगवान बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि भगवान के रूप में पूजते थे, और इसीलिए बुद्ध इस कनिष्क शासन काल में जो मूर्ति कला है या मूर्ति पूजा है उसका प्रारंभ भारत में हो जाता है। भगवान बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में और मथुरा शैली में बहुत ज्यादा बनाई जाती है। कनिष्क शासन काल में ही यह होता है। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई, जैसे कौन थे? अवलोकितेश्वर, पद्मपानी, ठीक है, अमिताभ, ये सब है। और ये आपको अजंता की गुफाओं में इनका चित्रण देखने के लिए मिलेगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो हम बात कर चुके हैं वैशाली में। लिच्छवी जो गण था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल में नामक 2 राज्यों में एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली। मैंने पूछा है आपसे ऊपर, जरूर बताइए कमेंट करके, लिच्छवी दोहित्र अपने आप को कौन बोलता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। एक बार ये पूछ दिया था किसका पार्ट है, कौन से बौद्ध ग्रंथ का पार्ट है, तो ये सुत्त पिटक का पार्ट है, याद रखिएगा, पिटक का पार्ट है। और जो आपने सुनी होगी बुद्ध के धर्म की जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं भी हमारे सुत्त पिटक का पार्ट है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन से जैन धर्म में हमें इसका वर्णन मिलता है 16 महाजनपदों का, तो जो भगवती सूत्र है, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसमें 16 महाजनपद कहा गया है। यह है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कम्बोज। इसमें जो सबसे एक बार पूछा सबसे दक्षिणी कौन है, तो दक्षिणी अस्मक है इसमें, जो कि आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अस्मक सबसे हमारा दक्षिणी हिस्से में यही है। अवंती कहाँ, जो उज्जैन वाला एरिया है वो अवंती था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त वंश के टाइम में कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा एक विख्यात बौद्धपीठ एवं महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर में निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष पड़गांव ग्राम दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं, ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी के लिए प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उस समय के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ पर आया।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्र करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए सैनिकों की सुगमता से भर्ती, बड़ी आर्मी मेंटेन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मनसबदारी एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा याद रखिएगा, और ये मंगोलों से प्रेरित थी, याद रखिएगा मंगोल से इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लिया था। और अगला आगे देखते हैं। मनसब द्वारा तीन बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सही है? तो देखिए इसमें ए और आर सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए नहीं इसका पतन हुआ था। देखिए पहली बात तो इसको जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो मोहम्मद गौरी का एक जनरल था भारत में, उसने इसको तोड़ दिया था पूरा, विध्वंसकारी वो एक मिलिट्री कमांडर था उसने। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ, एक महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार को विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा, इसका व्याख्या नहीं करता। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो देखिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, मैं आपको बता चुका हूँ, जब बिंबिसार ने हरियांक वंश की स्थापना की थी, है ना, वास्तविक राजा बिंबिसार। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए इसमें तो पाटलिपुत्र भी थी, ग्रीवराज्य भी थी, दोनों ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें ए और सी दोनों सही है। दिए गए विकल्पों में ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवराज थी, बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने ग्रीवराज को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी इसकी राजगिरी। आगे देखते हैं, राजगिरी या ग्रीवराज होगा। देखिए ऑप्शन बी, राजगिरी इसकी राजधानी थी, याद रखना हमें, क्या राजधानी थी? राज क्या गिरिव्रज, नंद वंश के संस्थापक के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने हरियांक नंद के बाद आए आपके मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को उखाड़ फेंका और वहां पर किसकी स्थापना की? अपने मौर्य वंश की स्थापना। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, पंडुक, पंडुवती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषणाक और आपका दश सिद्धक, केवर्त और धनानंद। धनानंद इनका लास्ट रूलर था। इसी के समय में अलेक्जेंडर या सिकंदर इसके समय में ही भारत आता है। क्या देखिए आगे, नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का आपका वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। विकल्प ए सही। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन से है? तो देखिए विशाखदत्त, किसने लिखी है ये? मुद्रा मुद्रा राक्षस की क्या है? विशाखदत्त। विशाखदत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस पर, मैंने उल्टा बोल दिया। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र भी माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। या देखिए मुद्रा पर टीका किसने लिखी है? धुंडीराज ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा क्या है? अभिसारिका वंशित क्या अभिसारिका बंदिता अप्राप्य। तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा, ये देखिए मौर्य वंश का ये राइटर नहीं था, ये बाद में गुप्त वंश के राइटर ये हुए हैं, ना कि मौर्य वंश के। तो उन्होंने लिखा है उनके बारे में, लेकिन ये बहुत बाद के राइटर है, ना कि उस समय। मगध से
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? याद रखिए धनानंद, मैंने आपको बताया 356 ईसा पूर्व में धनानंद जो है वो इसके समकालीन था। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है, यानी टोटल 9 शासक वंश नंद वंश में रहे हैं। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अग्रमीज कहा है। जेनोफेन ने उसको बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। हर्षशील उसका सेनापति था, ये इंपॉर्टेंट है, हर्षशाल उसका सेनापति। अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का, इसलिए इसके हमें अवशेष नहीं मिलते। और कहाँ पर मिलता है? बुलंदी बाग और कुम्भरहार, याद रखिएगा, बुलंदी बाग और हमारा कुम्भरहार, कुम्भरहार इसके हमें अवशेष देखने के लिए मिलते हैं, लकड़ी का बना था। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय, स्पूनर महोदय को दिया जाता है। बुलंदी बाग के नगर से परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान किसके टाइम में थे? हमारे शिवाजी। जो शिवाजी की सेना में 8 मुख्य स्पेशल मंत्री हुआ करते थे, उनको अष्टप्रधान बोला जाता था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति या सेक्रेटरी की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। सीधे मतलब राजा जो था वही सेंट्रल में था, ऐसा नहीं है। ये अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर सकते थे। और देखिए एक बार सुमंत पूछ लिया था कि सुमंत कौन होता है? तो देखिए जो सुमंत है ये हमारा विदेशी मामलों का जानकार होता था, विदेशी मामलों का मंत्री होता था, या फॉरेन मिनिस्टर आप इसको बोल सकते हैं। ये काफी, इसको दबीर भी बोला जाता है कई कई जगह, याद रखें दबीर, ठीक है, दबीर भी इसको कई कई जगह बोल दिया जाता है। सुमंत, दबीर और सुमंत आपसे पूछे तो विदेशी मामलों के जानकार। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो हमारा चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और कृणाल। तो देखिए जो चंद्रगुप्त है इसने ओके जो दक्कन वाला क्षेत्र है हमारा उस पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेखों, अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता, और चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साउथ जो है मोस्ट प्रोबेबली चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता होगा। तो उसका ऑप्शन बी होगा। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, इसमें उसकी बात की गई। चेक कर लेना, सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्त्र ने, एक बार ये पूछ लिया था कौन था, तुषास्त्र ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अंति तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। देखिए श्रीलंका जो था ये इसके उसमें सम्मिलित नहीं था, और इसने यहाँ पर आपका जो महेंद्र, इसका बेटा था महेंद्र, और संघमित्रा को भेजा था बोधि वृक्ष की टहनी लेकर वहां जाने के लिए, और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, शक्तिपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राजाओं को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। पहला, अशोक के शासनकाल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? मैं बता चुका हूँ, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। सिन्हली अनुसूचियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध समिति थी। यहाँ पर ही अभिधम्म पिटक, याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें देखिए भाषा जो यूज की, प्राकृत भाषा यूज की गई, स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। इसने पढ़ा इसको जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख।
शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, खालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एरगुडी और सोत्र। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में लिपि ब्राह्मी न होकर कौन सी खरोष्टी है। तो जो उत्तर पश्चिम वाली स्क्रिप्ट है वहां पर हमें खरोष्टी भाषा देखने के लिए मिलती है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख। बाकी शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा का अभिलेख लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी आप राइट से लेफ्ट ऐसे पूछ रहा है, ऐसे कौन सी लिखी जाती थी। जो खरोष्टी है जो हम अशोक के में उत्तर पश्चिम में देखने के लिए मिलती है, वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, कन्नौजिन, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, मैंने आपको बताया। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, देखिए तो सबसे इसका जो मूल राजा के प्रति बड़ों का सम्मान, ये भी है, धार्मिक सहिष्णुता ये भी है। तो देखिए एक से अधिक ऑप्शन आंसर इसका होगा। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। इसको देखिए इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ पाइटी, इसको बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी ऑफ पीस की एक तरह शांति का संदेश था। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सच्चे सौचे मादे साध्विच। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः यह विकल्प ही सही हो। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, भाबरू वेडिक राजस्थान में भाबरू बेरात या विराटनगर स्तंभ में लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतूनम आहा अपावा धतम च, यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। अपने शिलालेखों में अशोक ने सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। ऑप्शन बी होगा इसका, ये देखिए ऑप्शन बी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र से देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो देखिए किसी राजनीतिक नीतियां जो ये स्टेट क्राफ्ट की बुक है, तो जो पॉलिटिकल मेन है उसके ऊपर ही ज्यादातर ये सीमित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, इसलिए इसे कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी बोला जाता है। याद कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय और उपयुक्त मेरा एक में से अधिक। तो एक से अधिक कई सारी चीजों का इसमें हमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है, मंडल थ्योरी है, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, पोस्ट, दंड एवं मित्र की यानी 7 लिंक्स इसे बोलते हैं। सप्तांग 7 अंग, ठीक है, कि किसी भी राज्य के 7 अंग क्या होते हैं, तो यही इसमें बात की गई है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें एक से अधिक सही। मैगस्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, मैंने आपको बताया 7 श्रेणियों में बांटता था भारतीय समाज को मैगस्थनीज अपनी बुक इंडिका में। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और आपका 7वां सभासद। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कार्य के आधार पर उनका उसने विभाजन किया है, ना कि धर्म और जाति के आधार और जाति के आधार। मैगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। फिर देखते हैं मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन
विशेष रूप से किसने उल्लेख किया है, तो ये मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में ऊपर देख लिया। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है, देखिए इसमें से इसका राइटर हमें ज्ञात ही नहीं है। ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये कहीं ना कहीं हमें जो मौर्योत्तर काल है उसके बारे में काफी जानकारी देता है, लेकिन इसकी राइटर का हमें पता नहीं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस या मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 600 ईस्वी में 60 ईस्वी में सॉरी अलेक्जेंड्रिया नामक एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत के आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख भी किया है। आगे देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो मैगस्थनीज जो इंडिका है इसमें हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, और इसमें इसको क्या बोला है, पॉलीबोथरा। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को मैगस्थनीज क्या बोलता है, पॉलीबोथरा। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मैगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है, याद रखिएगा एस्टिनोमोई। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक, इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यवंशी शासक उदयीन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयीन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले थे, तो यही सही उत्तर होगा। इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, वीमा कैटफिजेस या फिर गौतमीपुत्र सत्कर्णी। तो देखिए वीमा कैटफिजेस जो ये थे, ये हमारे कुषाण वंश के राजा थे। सबसे पहले थे कुजला कैटफिजेस, फिर उसके बाद वीमा कैटफिजेस, तो इन्होंने सबसे पहले भारत में सिक्के चलाए। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। एक बार पूछ लिया था जो कुषाण वंश के संस्थापक हैं वो कहाँ से आए थे, तो वो मध्य एशिया से आए थे, और किसके कौन सी ट्राइब से संबंधित थे, तो यूएची एक ट्राइब थी, यूएची याद रखिएगा, यूएची, और कुछ लोग इसे यूजी ट्राइब भी बोलते हैं, यूजी, ठीक है, तो इनसे संबंधित थे। कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय में पूरी, तो कुषाणों के समय ये पूरी, और ये जो उत्तर पश्चिम वाला हमारा एरिया है वहां पर ये सबसे ज्यादा डेवलप हुई। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के 2 क्षेत्रों में स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों की कनिष्क की ओर से पर्याप्त दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से भी प्रभावित थी। देखते हैं इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क में आयोजित की थी। कौन था इसका अध्यक्ष, वासुमित्र था, और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। अश्वघोष ने कौन सी बुक लिखी, बुद्ध चरित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष के उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विवाह शास्त्र, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर भी आया था, नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 स्पष्ट संप्रदायों में व्यक्त हो गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो वासुदेव कण्व ने इसकी स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह कण्व था या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा ऑप्शन सी। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी हाथी गुम्फा से उसके बिना एक तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, और ये जैन धर्म के मतावलंबियों को इसने उदयगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसने उदयगिरी खंडागिरी केव्स बनाकर दी थी रहने के लिए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, तो गुप्त काल की, ऑप्शन। गुप्त काल में नगरों का लगातार पतन हो रहा था, तो उस काल की ये काफी व्यवस्था मानी जाती है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर के पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उसमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुए। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हुएंसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सौगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे 97वां
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? देखिए तो ताम्रलिप्त है, ताम्रलिप्त ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये काफी उस समय प्रसिद्ध है। गुप्त काल में बंगाल के ताम्रलिप्त में एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकुच या भरौज था, यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे भी से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो याद रखिएगा, जो अब अगर मॉडर्न डे बात करें तो तामलुक एक जगह है बंगाल में, वहां उसके निकट माना जाता है ये वहां पर कभी रहा था। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, पाहियान आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये माना जाता है कि वह पहले ताम्रलिप्त के इसी बंदरगाह पर आया था, यहाँ से वो श्रीलंका गया था और श्रीलंका से उसने दूसरा शिप जावा और सुमात्रा के लिए लिया था जब वो चीन वापस जा रहा था। तो याद रखिएगा, फाहियान अगर आपसे पूछे किस वापसी के दौरान कौन से पोर्ट पर गया था, तो वो ताम्रलिप्त के पोर्ट पर ही गया। आगे, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश में अग्रहारा सिस्टम था, तो उन्होंने सबसे ज्यादा दान में दिए थे। सातवाहन वंश ने शुरुआत की थी। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। और याद रखिएगा, जो ये ग्राम दान वाला सिस्टम है ब्राह्मणों को देने का, वो सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू किया था। याद रखिए, सातवाहन। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, यही पूछ लेता है कि जो लैंड ग्रांट्स का सिस्टम है वो सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू किया। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ गांवों की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त भूमि में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग, इसे भाग बोला जाता है ज्यादातर। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था, यानी 1/6। गुप्त अभिलेखों में जो कॉपर प्लेट हमें इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें उद्रंग तथा इसे भागकर, मैंने कहा भाग, और उद्रंग इसको बोला गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो याद रखिएगा इसको, जो गुप्त थे, गुप्त जो भागवत संप्रदाय था उसको काफी प्रमोट किया करते थे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्हें इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। देखिए, भागवत यहाँ पर नाम में है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय को काफी प्रमोट करते थे। इसमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो देखिए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्याख्या की थी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? गुप्त काल में देखिए कौन थे, तो गुप्त काल में इनमें से कोई भी नहीं थे। देखिए, सुश्रुत पहले के हैं, शूद्रक, सौमिला, शौनक। तो इसमें से एक से अधिक अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार ठीक से। सुश्रुत को शल्य क्रिया के लिए जाना जाता है, यह काशी के रहने वाले थे, इसको लगभग 600 ईसा पूर्व का माना जाता है, तो गुप्त काल से कोई इनका संबंध नहीं। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, इनका भी कोई मतलब नहीं है। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्य थे, ना कि चिकित्सक। तो सौमिला गुप्त कालीन नाटककार है, जिसे कालिदास ने भाष्य और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त किसी ने भी कार्य नहीं किया। यद्यपि भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका आंसर ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मध्यकाल 600 से काफी करीब 1000 बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्यक्ष अध्ययन किया था? हमने बता दिया, नालंदा में कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। यात्रा के दौरान अपनी यात्रा के दौर में हुएनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हुएनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में दिखने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण किसका निवासी था? तो कवि बाण जो है हमारा, वो पाटलिपुत्र का निवासी था। ऑप्शन बी, कवि बाण याद रखिए। बाणभट्ट कौन थे? और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन सी किताब भी लिखी है? हर्षचरित, आपका कादम्बरी और चंडी शतक। और इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 किताबों का रचना की है। कौन सी? हमारी नागानंद,
रत्नावली और एक कौन सी है, प्रिय दर्शिका। ये तीन हर्षवर्धन ने किताबें लिखी है। चीनी यात्री और राजधानी क्या थी हर्षवर्धन की, कन्नौज। तो किस नाम से जाना जाता है, महोदय श्री या नगर महोदय श्री के नाम से जिसको जाना जाता है। चीनी यात्री आई सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं, ये टाइम नहीं है। 671 और 672 के बाद जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विषय यानी वेस्टर्न कंट्रीज का भ्रमण करने का निश्चय किया। दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर वो भारत आया। 675 से 685 10 साल तक माना जाता है उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, 671-72 इसका आंसर होना चाहिए। और 675 में बल्कि वो भारत आया था, तो वही इसका आंसर होना चाहिए। आगे, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और मैंने आपको बताया कौन से पोर्ट से वापस गया था, ये ताम्रलिप्त के पोर्ट से वापस गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। गुप्त वंश के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। हुएनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य, याद रखिएगा शक्रादित्य, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। तो शक्रादित्य किसको जाना जाता है, कुमारगुप्त को, याद रखिएगा। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य, याद रखिएगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था, तो जावा और सुमात्रा से काफी इनका संबंध था। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम स्वागत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए। जावा सुमात्रा के साथ काफी अच्छे संबंध थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए अपने गांव देने की प्रार्थना की। कौन था, तो हमने ऊपर पढ़ लिया, बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की घोषणा की। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो मुसलमान था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मदवादी का जनरल था, उसने इसकी को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेथ ब्लो। और खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे, चंदेल वंश के शासक। और इससे एक बार पूछ लिया था कौन से क्षेत्र में राज किया करते थे, तो एक जगह है, ठीक है, जेजाक भुक्ति बोलते हैं इसको, जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति कौन सा वाला क्षेत्र था, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, याद रखिएगा। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। ये भी आरओ यारो की परीक्षा हुई थी यूपी में 2000 जो सन 2021 वाली 22 वाली हुई है, उसमें ये पूछा गया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया। यहाँ के मंदिरों में कंडरिया महादेव सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। वैसे इसको जो बोलते हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में राज किया करते थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है, मैंने ऊपर बताया था, धर्मपाल इसके संस्थापक है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपांकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से भी प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। वे तिब्बत भी गए थे। तो ये माना भी जाता है जो वज्रयान सेक्ट है वो भारत से अगर तिब्बत में और म्यांमार में प्रचार करवाया है तो सबसे ज्यादा उसका जो श्रेय जाता है वो विक्रमशिला महाविहार को ही जाता है। तो उसमें कौन से, अतीश या फिर श्री ज्ञान, जो उसी नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो देखिए जो कदम्बाज है, कदम्बा, इनका जो उल्लेख है वो नहीं। उनकी राजधानी एक बार पूछ ली थी, तो इनकी राजधानी क्या होती है, वनवासी। कदम्बाज और वनवासी इनको बोला जाता है, इनकी राजधानी। ऑप्शन ए होगा इसकी, इनका जिक्र हमें संगम साहित्य में नहीं। संगम साहित्य में केवल चोल, हमें चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला, संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था। उरायूर बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कपास जो कॉटन टेक्सटाइल है या कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता है। और एक बार एक पूहर और है यहाँ पर, पूहर का भी जिक्र बहुत मिलता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये पर्ल्स के लिए या मोतियों के लिए, ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित
कावेरी नकट के तट पर उरायूर संगमकालीन चोलों की राजधानी था। यह कारी एवं वारणा नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरायूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। गुप्त वंशकालीन एक लेखक है। इनकी और रचनाएं भी हैं। एक तो देवी चंद्र गुप्तम है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, ये इंपॉर्टेंट है, वृषल और कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर क्या लिखी है? टीका लिखी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पृथ्वीराज आसो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। चौहान वंश शासक पृथ्वीराज तृतीय, इनको राय पिथौरा भी बोला जाता था, के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसके अलावा एक और पूछता है पृथ्वीराज विजय, वो किसने लिखी? जैनक। याद रखिएगा, जैनक ने वो लिखी है पृथ्वीराज विजय। स्वपन वासव दत्ता के लेखक कौन है? इसके भाष्य, भाष्य ऑप्शन बी होगा इसमें। तो देखिए हम बात कर रहे थे ऊपर उदयन की, तो उदयन वो ये वाला उदयन था जो पाटलिपुत्र वाला है, वो उदयन है, याद रखिए वो उदयन है। ठीक है, उसमें वासव दत्ता में इनका जिक्र है। महाकवि भाष्य के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम क्या क्या है? देखिए, प्रतिज्ञा, योगंध रायण, ठीक है, स्वपन वासव दत्ता, उरुभंग, सूतकाव्य, पंचरात्र, बालचरित, सूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। आगे देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? हमारे कालिदास ने। और कालिदास जी को क्या बोला जाता है? इन्हें भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसके 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण, कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिखा है? बाणभट्ट ने, हमने बात करी थी पर बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। ठीक है, और अगर बात करें कालिदास की और किताबों की, तो इसमें मालविकी अग्निमित्रम है, मेघदूतम है, ठीक है, ऋतु संहारम है, ये सभी बुकें, और अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। किरातार्जुनीय का लेखक कौन था? भारवी, ऑप्शन बी। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो देखिए, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इसमें क्या है? मिलिंद पन्हो का इंग्लिश में अगर अनुवाद हम करते हैं तो क्या होता है? द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, यानी मिलिंद के प्रश्न। तो इसमें मिलिंद जो था, जो एक बैक्ट्रियन राजा था, वो भारत में आता है, और नागसेन जो कि एक बौद्ध संत होता है, बौद्ध संत होता है, उससे इसके प्रश्नों का उल्लेख है, और कैसे वो भारत बौद्ध में कन्वर्ट होता है, कैसे वो मिलिंदर से मिलिंद बनता है, उस चीज पे कहानी। तो पाली भाषा में लिखा गया। एक बार ये पूछ लिया था, एक याद रखिएगा, कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन राजा, वही इंडो ग्रीक की, मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसको बोलते ही है, वही देखिए, मिलिंद के प्रश्न। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन हमें नहीं मिलता। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? हमने बात करी थी ऊपर, बाणभट्ट ने लिखी है। इसके दरबारी कवि थे। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत है। यह एक आख्यायिका है, जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों का जीवन व्रत का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोला इसका ऑप्शन 23 में का देखते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर, राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ। 1010 में मंदिर बनाया गया था। 2010 में इसको 1000 साल पूरे हो गए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली, राष्ट्रकूटों के राजवंश। तो देखिए, जो ग्रामीण विलेज ऑटोनॉमी यहाँ पर बहुत ही याद रखिएगा, विलेज ऑटोनॉमी इनके में काफी दी जाती थी, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तरामेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों का अतिरिक्त वर्णन हमें प्राप्त होता है। किसकी है? राजा, कौन से राजा से संबंध है? प्रांतक प्रथम, प्रांतक प्रथम राजा था, उससे संबंधित है। अगला, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो हम बात कर ली चोल। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से उत्तरामेरूर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकाशिक द्वार को क्या कहते थे? इसे गोपुरम या राय गोपुरम बोला जाता है, राय गोपुरम भी बोलते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक रहे हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है।
और ये एक मुख्य द्वार होता था, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स या डिज़ाइनर गेटवे बनाए जाते थे, उसको हम गोपुरम बोलते हैं। तो दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को मैंने कहा ना, द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु क्या है, गोपुरम है। और विजयनगर साम्राज्य ने भी इसको काफी आपका प्रमोट किया है। तो देखिए, यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने प्राचीन भारत के सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, 126 जो कि आपकी सीबीएसई की विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए 2022 तक के इसमें प्रश्न हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।